बुलडोजर चलते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज योगी का बुलडोजर जिस अंदाज में गरजा है उसे देख कब्जा गैंग पलके झपकाना ही भूल गया है। दरअसल मियां भाई को जहां मौका मिलता है वो अपनी टोपी रख देते हैं। दरअसल जमीन सरकारी हो, तालाब की हो, ग्राम सभा की हो, कब्रिस्तान की हो, मजार या मस्जिद खड़ी कर देते हैं। आज ऐसी एक मजार का बुलडोजर ने हिसाब किताब बराबर कर दिया है। वैसे तो संडे था, रविवार, लेकिन इसके बावजूद आज बुलडोजर काम पर था। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आई उत्तर प्रदेश के देवरिया से। यहां पर हाईवे से सटी बंजर सरकारी जमीन पर बरसों पहले अवैध मजार बना दी गई और 9 साल पहले इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत करने वालों को धमकी भी मिली, लेकिन आज वहां बुलडोजर चला है और देखते ही देखते हाईवे पर खड़ी मजार मिट्टी में मिल गई और मजार की गुंबद जो है वो धड़ाम से गिरा दी गई। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, तो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। सौ फीसदी सही बात है, जिसमें दम होगा बुलडोजर वही चलाएगा। कब्जा कर बनाई गई अवैध मजारें पहले भी थीं, लेकिन सीन से बुलडोजर गायब था। सत्ता बदली तो तस्वीर भी बदली। अब उन अवैध मजारों के साथ सीन में बुलडोजर भी आ गया है और सिर्फ आया नहीं है बल्कि गरज भी रहा है। जिस मजार को बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है वो हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार के नाम से मशहूर है। ये मजार गोरखपुर रोड पर देवरिया ओवरब्रिज से सट कर बनी है। ये मजार बंजर और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी। बिना नक्शा पास कराए इस मजार का निर्माण हुआ था। एसडीएम कोर्ट ने सुनवाई में इस मजार को अवैध माना और कार्रवाई के आदेश दिए। इस मजार के अवैध होने की शिकायत 9 साल पहले ही दर्ज कराई गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए योगी कहते हैं अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने के लिए दम चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। 2 महीने पहले बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इस अवैध मजार को लेकर फिर से मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद जांच प्रक्रिया में तेजी आई और आज बुलडोजर ने इस अवैध मजार को जमींदोज कर इसका वजूद मिट्टी में मिला दिया। देवरिया में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल गया तो वहीं वाराणसी में बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार खड़ा है। यहाँ काशी को विकास की राह पर चलाने के लिए बुलडोजर एक्शन होने वाला है। ये एक्शन दाल मंडी में होना है। सड़क चौड़ीकरण के लिए यहाँ 187 मकानों को ध्वस्त किया जाना है। जहाँ एक्शन होना है वो जगह बेहद सक्रिय है, इसीलिए पहले हथौड़े से करीब 6 मकानों को ध्वस्त कर बुलडोजर के आने का रास्ता तैयार किया गया और अब दाल मंडी में बाबा के बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। बाबा का बुलडोजर अब बनारस पहुंच चुका है और बनारस के दाल मंडी गली में इसकी दस्तक हो चुकी है। जब आधी रात इस बुलडोजर ने दस्तक दी तो लोगों के होश फाख्ता हो गए और दालमंडी इलाके में इस वक्त खलबली मची हुई है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि न सिर्फ ये पूरा मलबा तोड़फोड़ बल्कि अब पूरे दालमंडी के सफाई का काम इसी बुलडोजर के जरिए होगा। दालमंडी में कार्रवाई का आज 5वां दिन है। गली के मुहाने पर बने मकान तोड़कर बुलडोजर के लिए जगह बना दी गई है। बुलडोजर का पहला शिकार मिर्जा बेग मस्जिद होने वाली है। कार्रवाई के विरोध में मस्जिद पर ताला जड़ दिया गया है, लेकिन इससे बुलडोजर रुकने वाला नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर वहां खड़ा है जहां मस्जिद की दीवार है, और देखिए ये वही मिर्ज़ा बेग मस्जिद है जहां पर बुलडोजर पार्क किया गया है। यानी अब इस मस्जिद तक भी बुलडोजर की पहुंच हो चुकी है। पहले ये पूरा रास्ता सकरा हुआ करता था जहां से केवल हथौड़े की कार्रवाई चल रही थी। देखिए निशानदेही हो चुकी है, लेकिन अब मस्जिद पर ताला जड़ दिया गया है। यानी विरोध प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मस्जिद को बंद रखा गया है, लेकिन अब ये पूरी मस्जिद जो है बुलडोजर की जद में आ चुकी है। मिर्जा बेग इकलौती मस्जिद नहीं है जिस पर बुलडोजर चलेगा, ऐसी 5 और मस्जिदें हैं। लिहाजा किसी तरह का हो हल्ला ना हो, हंगामा ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पूरी दाल मंडी में फिलहाल सन्नाटा पसरा है। कहाँ के हैं ये? अब गली में तो अब पूरा सन्नाटा छा गया है। हाँ, काहे लिए? टूटने वाला है ना, इसके लिए। बुलडोजर आ गया इस वजह से? हाँ। बुलडोजर का खौफ है क्या? हाँ, हैं? ये मस्जिद पे ताला क्यों लगा दिया गया है? ये तो मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोध कर रहे हैं लोग? अभी तक तो नाराज तो हैं। नाराज तो है। नाराज हैं। हाँ। बुलडोजर एक्शन को लेकर स्थानीय मुस्लिमों में नाराजगी और गुस्सा दोनों है, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि विरोध के सुर फूटने का दम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं बुलडोजर ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अब वो किसी की सुनने वाला नहीं है। देवरिया से त्रिपुरेश त्रिपाठी और वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुओं की आस्था के बड़े केंद्र राम मंदिर में जब एक मुस्लिम नमाज पढ़ने पहुंचा तो विवाद बड़ा हो गया। सवाल उठे कि नमाज के लिए कश्मीर का निवासी आखिर मंदिर क्यों आया, राम मंदिर क्यों पहुंचा, और सिर्फ राम मंदिर को ही इसके लिए आखिर उसने क्यों चुना। इसके बाद हिंदुओं की चिंता राम मंदिर को लेकर बढ़ गई है और मांग उठने लगी है कि राम मंदिर के आसपास से भाईजान को दूर किया जाए। मुस्लिम प्रवेश बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या राम मंदिर में भाईजान की एंट्री बैन हो जानी चाहिए? सनातन धर्म के जितने भी पवित्र स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, उस पे गैर सनातनी को बैन होना चाहिए। मुसलमान अगर नहीं मानते तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ से, ना उनका तो कोई राइट नहीं बनता है। क्या मुस्लिम राम मंदिर के आसपास भी नहीं भटक पाएंगे? मस्जिद में क्या वो हमें पूजा करने देंगे? नहीं करने देंगे ना, तो हम भी नहीं करने देंगे। और क्या राम मंदिर की सुरक्षा के लिए मुस्लिम पर बैन ही सबसे सुरक्षित तरीका है? ये हिंदुओं का मंदिर है, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी होता है। उनको वहीं शूट आउट कर देना चाहिए था। ये सभी सवाल हैं जो इस वक्त हिंदुओं के मन में उठ रहे हैं। जो कल राम मंदिर में हुआ वो दोबारा न हो, इसके लिए आज हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करने लगे और मांग करने लगे कि राम मंदिर में मुस्लिम प्रवेश पर बैन कर दिया जाए और मंदिर से मुस्लिमों को पूरी तरह दूर रखा जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि अयोध्या, जो कि हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है, उसमें भाईजान का आखिर क्या काम? अब मांग तो ये उठने लगी कि भाईजान की एंट्री पूरे राम मंदिर क्षेत्र में ही बैन कर दी जाए। उनको अब अयोध्या में बैन कर देना चाहिए, पूरे अयोध्या में ना पाए। पूरे अयोध्या में बैन कर दें? हाँ, पूरे अयोध्या में बैन करें। यस, जब ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वहाँ नहीं करना चाहिए था ऐसा। जब आपको पता है कि हमको वहीं रोजगार मिल रहा है तो आप क्यों वहाँ जा रहे हैं? आप वही करेंगे जब खाना जहाँ मिल रहा है वहीं आप जाके खा रहे हैं, फिर वहीं जाके पत्तल में, वही पत्तल में छेद कर रहे हैं। हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब हम मस्जिद में नहीं जाते हैं, हम ईदगाह में नहीं जाते, तो उनको क्या जरूरत है आने की? ऐसे तो सारे हम लोग भी सारे उधर हिंदू पहुंच जाएंगे मस्जिदों में, तो फिर मस्जिद में सारे वो मूर्ति रख देंगे हम तो सारे। राम मंदिर में शनिवार को जिस तरह कश्मीरी शख्स दाखिल हुआ और नमाज पढ़ दी, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या राम मंदिर कट्टरपंथियों के निशाने पर है? यही वजह है कि अब भक्त रामलला के मंदिर की हिफाजत के लिए ये मांग कर रहे हैं। अभी जो नियम है उसके मुताबिक गैर हिंदू श्रद्धालु भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते वो सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। मंदिर सभी के लिए खुला है, लेकिन इसमें दूसरे धर्म की प्रार्थना की अनुमति नहीं है। लेकिन अब अयोध्या के लोग इस नियम में बदलाव चाहते हैं। कल की घटना है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता उसका? जहाँ तक नॉन वेज बैन है वहाँ तक इनको बैन होना चाहिए। हिंदू मंदिर में भाईजान की नो एंट्री की बात कर रहे हैं तो उस पर भाईजान अपना तर्क देने लगे। कहने लगे कि दरगाह में हिंदू जा सकता है तो मंदिर में मुस्लिम क्यों नहीं? एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए उनकी,
उनको मतलब मना ना करना चाहिए ना, उनको उस नियत से ना जाना चाहिए कि वहाँ विवाद हो जाए या नमाज पढ़ना है। मुसलमानों के एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ दरगाह है, मजार हैं, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू जाते हैं, तो ऐसा करना गलत बात है। मजार पर मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लोग जाते हैं। देवा शरीफ हो या अजमेर शरीफ हो, वहाँ आप जाके देख लीजिए। जहां एक तरफ राम मंदिर में भाईजान की एंट्री को लेकर बहस छिड़ी है, वहीं योगी फोर्स खुद अयोध्या में इस वक्त एक्शन में लगी है। मंदिर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। और अब जो है, पहले क्या होता था कि पहले जो सामान जो ये लोग लेकर आते थे उसका चेक होता था, आधार नहीं चेक होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब आधार कार्ड के साथ साथ बैग के अंदर क्या क्या सामान रखा है उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। कड़ी नजर उन कश्मीरी मुस्लिमों पर भी रखी जा रही है जो कि अयोध्या में या तो रह रहे हैं या फिर बाहर से आए हैं। जी मीडिया की टीम भी जब ऐसे ही कश्मीरी मुस्लिमों से मिली तो उन्होंने बताया कि कैसे हाल ही के समय में कश्मीर से अयोध्या आने वालों की संख्या बढ़ी है। पहले कितने कश्मीरी थे, अब कितने कश्मीरी हैं? बहुत सारे पहले भी थे, अब भी है। अब ज्यादा हो गए। अब ज्यादा हो गए। ज्यादा होने की कुछ वजह? व्यापार करने को व्यापार बढ़ जा रहा है, तो इसलिए की वजह से। राम मंदिर में नमाज पढ़ने वाला जम्मू कश्मीर के शोपिया का है। शोपिया में जी न्यूज ने अहमद का घर ढूंढ निकाला। परिवार से खुलासा हुआ कि अहमद राम मंदिर से पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी नमाज पढ़ चुका है। गोल्डन टेम्पल में यहाँ। अच्छा, वहाँ भी नमाज पढ़ा। किस महीने में? पिछले साल यही तकरीबन यही दिसंबर में है तकरीबन। फिर कैसे वो आया वहाँ से? उधर भी पुलिस ने घूम रहा है। ये परवाह नहीं है इसमें। घर का इनके राशन कैसे चलेगा? कोई काम भी घर में नहीं करता है। पुलिस भले ही राम मंदिर में नमाज की घटना को साजिश मानने से इनकार कर रही है, लेकिन इस घटना से मंदिर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी वजह से हिंदुओं की मांग है कि राम मंदिर से भाईजान जितना दूर रहें उतना अच्छा। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ भाईजान ने राम मंदिर में नमाज पढ़ दिया तो दूसरी ओर कुछ कट्टरपंथियों ने भगवा झंडे में ही आग लगा दी। तौफीक खान और मुशर्रफ खान इस नाम के दो कट्टरपंथियों ने आधी रात के वक्त सड़कों पर लगे भगवा झंडे को पहले उतारा और उसमें आग लगा दी। जाहिर उनके टारगेट पर सिर्फ झंडे नहीं थे, बल्कि उनका मकसद झंडे के बहाने पूरे शहर को सुलगाने का था। यह घटना है मध्य प्रदेश के एक शहर की। ये रिपोर्ट देखिए। उसके झंडे को निकाल कर, उसको तोड़कर उसे जलाने का प्रयास किया। जो नादानी में कर लिए, हमको इसका दुख है। जलाया जिस धार्मिक भावना पहुंची है, ये शांतपुर जिले को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आधी रात जब सब सो रहे थे, तौफीक खान और मुशर्रफ खान दंगा भड़काने की नींव तैयार कर रहे थे। ये दोनों एक शहर में नफरत की आग भड़काने की कोशिश में थे। एमपी के बैतूल में हिंदू सम्मेलन के लिए शहर की सड़कों पर भगवा झंडा लगाया गया था, लेकिन तौफीक और मुशर्रफ को शायद हिंदुओं के एकजुट होने से दिक्कत थी, इसीलिए भाईजान ने नफरती सोच में भगवा झंडे को ही जला दिया। कट्टरपंथियों की हरकत सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। एक कार आती है, उस कार से एक शख्स उतरता है। पहले वो दूसरे खंभे पर लगे भगवा झंडे को उखाड़ता है और फिर सामने लगे भगवा झंडे को हटाता है। दावा है कि उसी समय इसका एक साथी भी वहां लगे झंडों को उखाड़ रहा था। बाद में दोनों मिलकर उस भगवा झंडे में आग लगा देते हैं। ये है झंडों के जले हुए अवशेष। मध्य प्रदेश के बैतूल में सुबह जब लोगों ने इसे देखा तो आसपास के हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिंदू सम्मेलन जो कि संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त में किया जा रहा है, उसके झंडे लगाए जा रहे थे और कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ पूरे चौक चौराहे गली मोहल्ले में झंडे लगाए और उत्साह के साथ में हिंदू सम्मेलन मनाया जा रहा है। उसके झंडे को
निकाल कर, उसको तोड़कर उसे जलाने का प्रयास किया। भगवा झंडे की हालत देखकर इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी। जांच पड़ताल की गई। आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की गई तो झंडे में आग लगाने वाले पास के ही 2 मुस्लिम लड़के निकले। तौफीक पेशे से ड्राइवर है और मुशर्रफ खान बाइक मैकेनिक। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर दोनों आधी रात भगवा झंडे में आग क्यों लगा रहे थे। जलाया जिस धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी मध्य प्रदेश के बैतूल में भगवा झंडा जलाया गया। पिछले साल एमपी के रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र लिखा झंडा जला था। तब भी झंडा जलाने के पीछे हाथ भाईजान का ही था। बैतूल में आरोपी तौफीक और मुशर्रफ पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब पुलिस इनसे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इन दोनों को किसी ने झंडे में आग लगाने के लिए कहा था। क्योंकि बैतूल की फिजा जो कि शांत प्रिय फिजा होती है, इस फिजा को खराब करने की ये सोच और मानसिकता इनकी है और लगातार ऐसी बैतूल जिले में देख रहे हैं कि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है जो कि ये शांत प्रिय जिले को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों आरोपी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तौफीक के पिता ने माना कि उनके बच्चों ने गलती की, उसकी सजा देने की वकालत की। उन लोगों ने बच्चों ने नादानी में कर लिए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमको इसका दुख है कि इनने कर रहे हैं, ऐसा गलती कर रहे हैं तो पुलिस ने उनको ले गई है। हम खुद चाहते हैं उनने अगर गलती करे तो उनको सजा मिले। ये बहुत गलती है उनकी, उनको सजा मिलना चाहिए। बैतूल में ना तो कोई तनाव था ना ही विवाद, फिर भी दोनों मुस्लिम लड़कों ने जानबूझकर भगवा झंडे में आग लगाई। हिंदू संगठनों की मांग है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। ये भी जांच की जाए कि कहीं इनके पीछे कोई और तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भड़काऊ भाईजान एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। एक का ताल्लुक है हैदराबाद से तो दूसरे का ताल्लुक है मुंबई से, लेकिन दोनों भाईजान ने महाराष्ट्र में भड़काऊ बयानबाजी की। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये भड़काऊ भाईजान किसे उकसा रहे हैं, किसे धमका रहे हैं, और एक तो खुलेआम पुलिस हटाने की धमकी तक दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, समझिए। लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, कल ये मिट जाएंगे सब हस्ती से। नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा, नाम रहेगा तो हमारा रहेगा। अबुआ सिंह को ताकत दे तो ऐसे बढ़ती जुबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। जब हम नहीं तो दुनिया नहीं, याद रखो मेरी इस बात को। क्या मुसलमानों को उकसाने के लिए ऐसे जहरीला बयान दिए जा रहे हैं? क्या इन बयानों के जरिए खुलेआम हिंदुओं को डराने की कोशिश है? और उससे भी अहम सवाल ये है कि क्या भड़काऊ भाईजान का मकसद सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करना है? मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूं कि डरना अगर आए तो अल्लाह से डरो, किसी हुक्मरान से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम नहीं तो दुनिया नहीं, याद रखो मेरी इस बात को। तारीख को पढ़ो, तारीख को पढ़ो। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, कल ये मिट जाएंगे सफ़े हस्ती से। नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा, नाम रहेगा तो हमारा रहेगा। इनका तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम चर्चा में अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ बयानों के चलते, और वो बयान भी उस जहर बुझे तीर की तरह होते हैं जिनसे कट्टरता और नफरत टपकती है। और इसका सबूत है अमरावती की एक जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान, जिसमें वो मरने मिटने की बात कह रहे हैं, मुसलमानों की हस्ती को दुनिया से जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको
ये कह रहा हूं कि डरना अगर आए तो अल्लाह से डरो, किसी हुक्मरान से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम नहीं तो दुनिया नहीं। याद रखो मेरी इस बात को, तारीख को पढ़ो, तारीख को पढ़ो। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, कल ये मिट जाएंगे सफ़े हस्ती से। नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा, नाम रहेगा तो हमारा रहेगा। AIMIM चीफ ओवैसी सीधे सीधे मुसलमानों को उकसा रहे हैं और तो और ओवैसी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुंबई के SP विधायक अबू आजमी भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे को खुली धमकी दे रहे हैं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। मंच पर माइक क्या मिला, अबू आजमी बेलगाम हो गए। नितेश राणे के बहाने धमकी पर उतर आए। अबू आजमी की इच्छा है कि पुलिस हटा लें। पुलिस हटाने वाली तमन्ना सिर्फ अबू आजमी की ही नहीं, छोटे ओवैसी की भी रही है। आज से करीब 12 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी भी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला चैलेंज दे चुके हैं। अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अबू आजमी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही अक्सर अपनी लाइन क्रॉस कर देते हैं। सवाल है कि क्या इनके पास सिर्फ जहरीली तकरीरें ही बची हैं, जिनका इस्तेमाल कर ये मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में बुलडोजर बस कब्जा देखता है, धर्म नहीं। कब्जा गैंग को योगी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, वार्न कर चुके हैं, बुलडोजर एक्शन की पिक्चर भी दिखाते रहते हैं, लेकिन ये भाईजान है मानते ही नहीं, कब्जा करने में लगे रहते हैं। अब तो ये कह रहे हैं ना कब्रिस्तान बख्शेंगे और ना ही शमशान। ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के संभल में, जहां भाईजान ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब बारी इलाज की आ चुकी है। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अब तक आपने भाईजान का कब्जा सरकारी जमीनों पर देखा होगा, हिंदुओं की जमीन पर देखा होगा, तालाब की जमीन पर भी देखा होगा, लेकिन अब मियां भाई का ये कब्जा मॉडल कब्रिस्तान और शमशान घाट तक भी पहुंच गया है। कब्जा गैंग की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो शमशान घाट और कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे। यानी जमीन कहीं की हो, किसी की हो, भाईजान को फर्क नहीं पड़ता। फिक्र है तो बस ये कि किसी तरह कब्जे की ये बात योगी प्रशासन तक न पहुंचे। लेकिन एक बार फिर भाईजान का यह डर सच साबित हुआ है। तस्वीरें संभल की हैं, जहां खुलासा हुआ कि हैबतपुर गांव में भाईजान ने हिंदुओं के शमशान घाट की 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। रियाजुल और उस्मान ने गुंडागर्दी कर इस जमीन को पहले हथियाया, फिर उसका नक्शा और तस्वीर बदल दी। जो जमीन शमशान घाट की थी उस पर खेती करने लगी। लेकिन भाईजान का ये कब्जे वाला खेल ज्यादा नहीं चला। हिंदुओं ने इसको लेकर प्रशासन को शिकायत की और सारा सच सामने आ गया। सच पता लगा तो प्रशासन योगी फोर्स के साथ वहां पहुंचा। ट्रैक्टर की मदद से फसल को नष्ट कराया गया और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। अवैध कब्जा कर लिया गया है। मेरे व पुलिस टीम के द्वारा स्थल पर सीमांकन कराया गया। एक तो खाली पड़ा हुआ है, कुछ अवैध कब्जा है। शमशान घाट से पहले संभल में कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा भी मिल चुका है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद और 3 मकानों का अवैध निर्माण किया गया है। जिस जगह पर यह अतिक्रमण हुआ, ये वही इलाका है जहां खाद के गड्ढों की सरकारी जमीन पर कब्जा मिला। अब इसकी भी पैमाइश की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। संभल में योगी लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड में है, जिसमें बुलडोजर आता है और भाईजान के कब्जे की कहानी को मिट्टी में मिला देता है। संभल में हाल ही में ग्राम सभा की जमीन पर बनी मदीना मस्जिद ढाई जा चुकी है। तालाब की जमीन पर भी योगी का पीला पंजा चल चुका है। और अब एक बार फिर बारी इसी बुलडोजर एक्शन की है, क्योंकि योगी राज में 5 बीघा तो क्या
1 इंच पर भी कब्जे की सोची तो हिसाब होने में देर नहीं लगती। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। सिल्वर स्क्रीन पर आपने धुरंधर फिल्म के रहमान डकैत को जरूर देखा होगा। आज हम आपको भोपाल के ईरानी डेरा का रहने वाला रहमान डकैत इसको दिखाएंगे, जो रियल लाइफ में लूट, डकैती, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देता था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भोपाल के ईरानी डेरा का रहमान डकैत एक ऐसी गैंग का सरगना था जो देश के 14 राज्यों में एक्टिव थी और अलग अलग तरीके से वारदात को अंजाम देती थी। आखिर कैसे, देखिए। सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को कोई मामूली चोर, लुटेरा या बदमाश समझने की भूल मत करिएगा। यह असल में भोपाल की उस कुख्यात ईरानी गैंग का सरगना है जिसके तार देश के कई राज्यों में फैले थे। इसकी गैंग में दर्जनों अपराधी शामिल थे जो लूट, डकैती और ठगी जैसे गुनाहों को बेखौफ अंदाज में अंजाम दिया करते थे। भोपाल के ईरानी डेरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले आबिद अली उर्फ राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत को क्राइम ब्रांच ने सूरत में धर दबोचा। पुलिस को खबर मिली थी कि भोपाल की ईरानी गैंग का ये सरगना सूरत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आया था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब होता उससे पहले ही भोपाल के रहमान डकैत पर शिकंजा कस लिया गया। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी भोपाल में ईरानी डेरा का मुख्य सूत्रधार है। उसके हाथ के नीचे अलग अलग 6 से ज़्यादा गैंग कार्यरत हैं जो भारत के अलग अलग 14 से ज़्यादा राज्यों में एक्टिव है और राजू ईरानी अभी भी 6 से ज़्यादा राज्यों में वांटेड चल रहा है। बता दें कि भोपाल के जिस ईरानी डेरा इलाके से आबिद अली का ताल्लुक है, जहां से वो अपनी गैंग को ऑपरेट करता था, वहां पुलिस भी जाने से डरती थी। लेकिन बीते साल दिसंबर महीने में रात के वक्त पुलिस ने ईरानी डेरा पर धावा बोला और आबिद अली उर्फ रहमान डकैत के दर्जनों गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त भोपाल के ईरानी डेरे में पुलिस ने दबिश दी थी, उस दौरान आबिद अली फरार हो गया था और उसने गुजरात के सूरत में चोरी छिपे पनाह ले रखी थी। पुलिस की माने तो ईरानी डेरा के सरगना आबिद अली ने अपनी गैंग को 6 अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था और इस गैंग में शामिल अपराधी देश के 14 राज्यों में एक्टिव थे जो अलग अलग तरीकों से वारदात को अंजाम देते थे। मसलन गैंग नंबर 1 पुलिस के भेष में छापेमारी के जरिए ठगी करती थी। गैंग नंबर 2 नकली सोने की खरीद फरोख्त करके पैसे जुटाती थी। गैंग नंबर 3 वरिष्ठ नागरिकों को टारगेट कर उनसे पैसे ऐंठती थी। गैंग नंबर 4 नकली दस्तावेजों के जरिए जमीनों पर कब्जा करती थी। गैंग नंबर 5 चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देती थी। गैंग नंबर 6 महंगे मोबाइल की चोरी का गोरख धंधा चलाती थी। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी फोर्स दिन रात काम कर रही है और इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले शातिर गिरोह YG किंग गैंग पर शिकंजा कसा गया है। गिरोह के सरगना को योगी फोर्स ने धर दबोचा तो वहीं गोरखपुर में भी हफ्ते भर पहले हुई 84 लाख की लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। माफिया राज नहीं चलेगा, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं। अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। जो भरोसा सीएम योगी दिला रहे हैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि वैसा हो सके इसके लिए दिन रात काम भी हो रहा है। योगी फोर्स गुंडे, बदमाशों और अपराधियों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। YG किंग गैंग का चैप्टर क्लोज। लंबे बाल, चेहरे पर दाढ़ी लिए पीली जैकेट में खड़े इस शख्स को ऐसा वैसा समझने की भूल मत करिएगा। ये वो शातिर बदमाश है जिसने शामली समेत आसपास के जिलों में आतंक मचा रखा था। इसका तारुफ आपसे कराएं, उससे पहले इसके पास से बरामद हथियारों का ये जखीरा देख लीजिए। इस शातिर बदमाश के पास से 10 अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं। 315 बोर के 4 तमंचे भी इसके पास से मिले हैं। एक तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। 9mm के 2 जिंदा कारतूस भी इसके पास से मिले हैं। हथियारों की ये खेप तो महज ट्रेलर है। इससे भी खतरनाक हथियारों की तस्करी ये शख्स अपने गिरोह के जरिए अंजाम दे रहा था। अब आपका इस बदमाश से इंट्रोडक्शन कराते हैं। नाम याहिया गुर्जर, पता शामली, कारोबार अवैध हथियारों की तस्करी। गैंग का नाम YG किंग गैंग। गैंग में 27 सदस्य शामिल। याहिया झिंझाना इलाके में हुई एक लूट के मामले में वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। ये एक बड़ा गैंग है, बहुत ही बड़े लोग माफिया है। इनका एक YG गैंग नाम से गैंग चलता है
वाईजी मतलब याहिया गुजर गैंग है, ये मुस्लिम गुजर है ये, और इसके साथ में करीब 27 लड़के इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन जेल सब लोग नहीं गए हैं और हम लोग इससे पूरे गैंग को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित थे उन पे हम लोग जल्दी से कार्रवाई करेंगे। पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ सख्ती से अभियान चला रही है। इसी अभियान के दौरान याहिया गुर्जर पुलिस के शिकंजे में आया है। पुलिस के मुताबिक याहिया गुर्जर महाराष्ट्र से अवैध हथियार मंगाकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। 22 से 25 हजार रुपए में खरीदे गए हथियार 50 हजार रुपए प्रति पिस्टल में बेचे जाते थे। याहिया के इस काम में उसका साथी आरिफ उर्फ पिस्टल और शाहरुख उर्फ कटप्पा का भी अहम रोल था, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने जिस वक्त याहिया को पकड़ा वो हथियारों की खेप सप्लाई करने ही जा रहा था, लेकिन अब वो कानून के शिकंजे में है। शामली में वाईजी गैंग पर शिकंजा कसा तो वहीं गोरखपुर पुलिस ने 2 जनवरी को हुई 84 लाख की लूट के मामले में शामिल बदमाशों को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। क्राइम ब्रांच और एम्स थाना की पुलिस की संयुक्त टीम ने कुसमी जंगल के पास मुठभेड़ के दौरान लूट में शामिल बदमाशों को घेर लिया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बाइक दुर्घटना में घायल हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना एम्स को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इनके ऊपर अग्निविधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा, 30,000 रुपए कैश और करीब 10 लाख के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। लूट में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की गई है। शामली में वाईजी किंग गैंग पर शिकंजा और गोरखपुर में 84 लाख की लूटकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी बता रही है कि नए साल में भी योगी फोर्स का क्राइम फ्री यूपी वाला ऑपरेशन जोर शोर से चल रहा है और ये अंजाम तक पहुंचकर ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान हर दिन ही खुद ही एक्सपोज होता रहता है, कभी उसके हुक्मरान तो कभी आवाम पाकिस्तान की काली करतूत दुनिया को बताते रहते हैं। लेकिन इस बार ये पोल खोली है मुनीर के आतंकियों ने, जो कि दुनिया को बता रहे हैं कैसे पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री चल रही है। और अब तो मसूद खुद ही ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान में कैसे मानव बम बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को आतंकिस्तान यूं ही नहीं कहा जाता। दुनिया जानती है कि यहाँ कैसे सरकार और आतंकियों का गठजोड़ है जो चलता है। सेना के कहने पर आतंकी फातिहा पढ़ते हैं। सरकार की फंडिंग पर यहाँ जैश और लश्कर के आतंकी अड्डे चल रहे हैं। और जब से मुनीर के हाथों में कमान आई है तब से तो उसके पाले हुए आतंकी बड़ी बड़ी फेंकने में लगे। भारत से पिटने के बाद बौखलाए आतंकी बस अब जुबान से ही वार करने लायक रह गए। ऐसा ही कुछ जैश सरगना ने किया है, जिसका ऑडियो जी न्यूज के पास है। ये वो ऑडियो है जिसमें आतंकी मसूद अजहर भीतर भक्ति दे रहा है और कह रहा है कि उसके पास हजारों सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो किसी भी वक्त हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मसूद कह रहा है कि आतंकियों में शहीद होने की होड़ लगी है और हर सुसाइड बॉम्बर खुद को पहले भेजने की भीख मांग रहा है। इस ऑडियो में मसूद आगे अपने सुसाइड बॉम्बर के नंबर गिनवाने लगता है। मसूद का ये ऑडियो इस बात की गवाही देता है कि कैसे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। मुनीर के सपोर्ट के साथ भारत विरोधी सुसाइड बॉम्बर तैयार हो रहे हैं। मुनीर की ये सांठगांठ सिर्फ जैश ही नहीं बल्कि लश्कर के भी साथ है। यहाँ तो बाकायदा लश्कर का डिप्टी खुद कबूल कर रहा है कि वो कैसे पाकिस्तानी सेना से जुड़ा है और उसके सैनिकों की शहादत पर फातिहा पढ़ता है। हाल ही के वक्त में सैफुल्लाह कसूरी का ऐसा ही फातिहा पढ़ता वीडियो सामने आया था जब वो दक्षिणी वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी फौजी के जनाजे पर पहुंचा था। सैफुल्लाह कसूरी वही आतंकी है जिसे लश्कर तैयबा के लीडर हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाता है। और जब इसका इस्तेमाल फातिहा के लिए किया जा रहा हो तो आप समझ ही जाइए कि मुनीर बाकी आतंकियों से क्या क्या करवाता हो। जहां एक तरफ पाकिस्तान के ज्यादातर आतंकी मुनीर के समर्थन में हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो उसकी पोल खोलने में लगे। ऐसे ही एक लश्कर के कमांडर का बयान भी वायरल है जिसमें वो मान रहा है कि पाकिस्तान के हाल कितने बेहाल है। जो कबूलनामा लश्कर के आतंकी ने किया वही कबूलनामा रोज खुद पाकिस्तान की आवाम भी करती है, जो कि कर्जे के नीचे ऐसी डूबी है कि 2 वक्त खाने की रोटी के लिए भी मोहताज है। लेकिन तब भी मुनीर अपनी आवाम की जगह आतंकियों का रहनुमा बना। जो पैसा आवाम को देना चाहिए वो पैसा आतंकियों को देकर नफरती प्लान बनाने में लगा। लेकिन चाहे वो जितने नापाक प्लान बना ले, सच वो भी जानता है कि भारत के सामने आया तो भारतीय सेना धुआं धुआं कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तेहरान से लेकर खुरासान तक ईरान सुलग रहा है। पिछले 12 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चुके हैं। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हालात जंग तक पहुंचेंगे और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से डायरेक्ट वॉर करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान और अमेरिका में कैसी टक्कर होगी? वो हथियार से तय होंगे और इसके लिए आपको समझना होगा कि दोनों देश कहां हैं।
जहां महाशक्ति अमेरिका के पास कुल 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं ईरान के एक्टिव सैनिकों की तादाद सिर्फ 6,10,000 है, यानी अमेरिका की तुलना में आधे से भी कम। अब बात दोनों देशों के वायुसेना की करते हैं, एयरफोर्स की कर लेते हैं। तो जहां अमेरिका के पास 1,790 लड़ाकू विमान है, जिसमें F-22, F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, जो किसी भी रेडार को चकमा दे सकते हैं। मगर ईरान के पास क्या है? ईरान की वायुसेना के पास सिर्फ 188 लड़ाकू विमान, उधर 1,790, इधर सिर्फ 188 लड़ाकू विमान, जिनमें से एक भी एडवांस नहीं है। अगर बात जमीनी जंग की करें तो अमेरिका के जंगी खाने में आधुनिक टैंकों की भरमार है और उनकी तादाद है करीब 4,640। वहीं ईरान के पास ज्यादातर 50 से 60 साल पुराने सोवियत एरा वाले टैंक हैं, जिनकी तादाद करीब 1,713 है। ठीक इसी तरह यूएस की नेवी के पास 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बी की तादाद भी दर्जनों में है। जबकि ईरान की नौसेना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, सिर्फ गश्त लगाने वाले जहाज हैं और कुछ पनडुब्बियां हैं। यानी दोनों देश अगर आप देखें तो ईरान अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकता है। ईरान में खलीफा के खिलाफ बगावत जारी है और ये बगावत किसी भी वक्त जंग की चिंगारी को भड़का सकती है, क्योंकि एक तरफ ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं इसी बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ट्रंप ईरान पर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। किसी भी वक्त ईरान बम, गोला बारूद से दहल सकता है और किसी भी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर का तख्ता पलट हो सकता है। दरअसल बीते 2 सप्ताह से ईरान सुलग रहा है, धधक रहा है। खलीफा की सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है, ईरान को खलीफा और उसके मुल्लाओं से आजाद कराना। प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं, सैन्य इमारतों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की जा रही है, तो कहीं सड़कों पर मौजूद दर्जनों गाड़ियों और बसों को सरेआम फूंका जा रहा है। ईरान की सड़कों पर उतरी एंटी मुल्ला ब्रिगेड सब कुछ तबाह करने को आमादा है। वहीं ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों नजर बनाए हुए हैं। ट्रंप ने तो ईरान की एंटी मुल्ला ब्रिगेड का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि ईरान को जंग की चेतावनी भी दे दी है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान की तरफ देखने की हिमाकत की तो अंजाम बेहद भयावह होगा। और वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि ईरान से अमेरिका और इजराइल की अदावत दशकों पुरानी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के इशारे पर कई बार इजराइल परमाणु ठिकानों को निशाना तक बना चुका है। ऐसे में अभी जो हालात ईरान में बने हैं वो ट्रंप के लिए मुफीद है। इसका फायदा उठाकर ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।